हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आप सभी का वीएफएक्स बॉय पर। वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों बाद हम इस चैनल पर कुछ नया वीडियो डाल रहे हैं। मैंने एक नया सीरीज़ शुरू किया है जो कि एक ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे हम लोग क्विकली चीज़ें देखेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली कोई पर्टिकुलर चीज़ काम कैसे करता है या कोई नया इन्फॉर्मेशन हो। तो इसमें बेसिक आइडिया यही रहेगा कि मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बिगनर्स को नहीं करना चाहिए, या आपका जो वर्क फ्लो है उसको हम लोग ईजी कैसे कर सकते हैं या कैसे हम उसको फास्ट कर सकते हैं ताकि हमारा रेंडरिंग सिमुलेशन वगैरह सब फास्ट हो। तो होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो आएगा आपको सबसे पहले पता चले। एंड ऑलरेडी जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे डैम हुडनी कोर्स के बारे में, जो कि 3 से 4 महीने का इन डेप्थ कोर्स है जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उसके 3 बैचेस ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब अगले महीने से हमारा 4th बैच शुरू होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें हुडनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो आपको नॉलेज होना चाहिए एक बेसिक बिगनर लेवल के हिसाब से, उससे ज़्यादा ही हम सीखेंगे। और अच्छी बात यह है कि वो प्रोडक्शन रेडी है, यानी कि पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन के हिसाब से हमने उसको सीखा है। एंड बहुत हो गया भाषण, ये चीज़ हम दोबारा बाद में देखेंगे। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है नॉट ऑर्गेनाइजिंग योर नोड नेटवर्क्स। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं कि ये मेरा एक सेटअप था जो मैंने बनाया था। ये कितना क्लीन लग रहा है। मतलब आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी इसको रिविजिट करो या आपको कुछ भी ट्वीक्स करना है या चेंजेस करना है, आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपके नोड ग्राफ में क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, तो ये जब मैसी नहीं होगा तो आपको ही अच्छा लगे। एंड क्यों हो सकता है कि कोई और आपका ये काम करे या देखे फाइल, तो उसको भी समझ में आना चाहिए, वरना वो आपको ही तकलीफ देगा कि भाई ये क्या है वो क्या है। तो ताकि ये नहीं हो करके मैं चाहता हूँ कि आप अपने नोड ग्राफ्स प्रॉपर रखें। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी एक नोड लेता हूँ। जैसे मैंने एक स्पीयर लिया, तो स्पीयर लिया एंड इसके नीचे मैंने एक ट्रांसफॉर्म लगाया। ट्रांसफॉर्म के नीचे हम लगाते हैं एक क्या लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में लगाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे आपका ये नोड ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लग रहा हूँ, एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगा रहा हूँ, जैसे एक वॉप लगा रहा हूँ, तो आपने कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट किया है, ये फिर ऐसे कुछ है ना। तो ये इमेजिन करो अगर इतना बड़ा फाइल बनेगा। जैसे अब देखो ये मैंने कुछ तो चेंज किया है, तो ये अभी ऐसा दिख रहा है एकदम कचरे ऐसा। तो ये चीज़ ना हो करके आपको मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ जिसका नाम है शिफ्ट और एस। ठीक है, शिफ्ट और एस आप जैसे दबाते हो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है, कुछ तो बदलाव हुआ है। मैं दोबारा शिफ्ट एस दबाता हूँ। अब ये नॉर्मल ऐसे लाइन था, शिफ्ट एस जैसे दबाऊंगा देखो एक कर्व बनेगा। अब मैं इसको कहीं पे भी लेके जाऊंगा तो ये दिखने में बेटर लगेगा, है ना। तो ये आप इसको अच्छे से रख सकते हो, मैनेज कर सकते हो, और अब ये प्रॉपर अच्छे से दिखेगा, है ना। आपका नोड ग्राफ ऐसे क्लटर्ड नहीं लगेगा। सेकंड आता है, इसी में मैं आपको बताऊंगा एक नल। ठीक है, नल यानी कि कुछ नहीं, जीरो। इसका काम भी कुछ नहीं है, लेकिन आप जब ये यूज़ करोगे तो आपके हुडने में घंटों बच सकते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि जैसे अगर मैं आपको अपना ग्राफ दिखाऊंगा यहाँ पे, ओके, बहुत सारे फाइल्स हैं, हर जगह मैंने नल लगाया हुआ है अलग अलग से, एंड सबको नाम दिया हुआ है। अभी मैं एक ऑब्जेक्ट मर्ज लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मर्ज में मैं देखूंगा जैसे ही मुझे कुछ इंपोर्ट करना है, जो भी मेरे नल्स थे जिस पे मैंने नाम दिया वो सबसे ऊपर है। क्रेटर, फ्रैक्चर, ग्राउंड, सोर्स, आरबीडी, वेलोसिटी। तो ये कितना इजी हो जाता है जब आपके पास नल हो, वरना आपको वो नोड ढूंढना पड़ेगा जो आपके ग्राफ में लास्ट है, फिर उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंपोर्ट करना। नल जब आप यूज़ करते हो आपके कोई भी ऐसे वर्क फ्लो के लास्ट में, तो वो क्या करता है सबसे पहले ऊपर आ जाएगा यहाँ पे जैसे आप इंपोर्ट करो, एंड नाम दे दोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा ये ग्राफ का एंड ये था, ये ग्राफ का एंड ये है, तो आप उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो हमेशा एक नल लगाने का आदत बनाओ जब भी आपका ग्राफ खत्म हो। आपको और अच्छा इस पर करना है तो सी प्रेस करो। सी प्रेस करोगे तो ये कलर पैलेट आ जाता है, इसको आप कलर कोड करके रखो। जैसे कि आपके अगर कैशेस के नल है, ठीक है, यहाँ पे आपने कैश किया और नल लगा है, तो उसको सब ब्लैक रखो। ओके, या तो आपका कोई सिमुलेशन है तो उसको ग्रीन रखो, या इंपोर्ट किया है कुछ तो उस पर रेड रखो, कुछ भी रख सकते हो, आपके ऊपर है वो चॉइस। बट ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है वर्जन अप। ओके, तो इसमें क्या होता है जब भी हम काम करते हैं या कोई भी फाइल बनाते हैं, हम लोग सीधा सीधा ऐसे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो वो सेव हो जाता है, राइट। तो ये मैंने सेव कर लिया टेस्ट करके, मेरे प्रोजेक्ट में सेव हो गया ये चीज़। अब जब भी आदत है, सबका आदत है, हम लोग कंट्रोल एस दबाते हैं सेव हो जाता है। बट इसमें इशू क्या है, समझो कि आपने कुछ मेजर चेंजेस किया एंड आपने कंट्रोलर दबा दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, बड़ा पीछे नहीं जा सकते अब, क्योंकि आपने सब कुछ ओवरराइट कर दिया, राइट। कितना कंट्रोल जेड आप प्रेस करोगे, कितना काम किया आपने उस पर, राइट। सो इस पर क्या आता है, ये इशू है, इसको सॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं। जब भी आप फाइल सेव करोगे तो सेव एज जब करो, ठीक है, डायरेक्ट कंट्रोल एस मत करो। कंट्रोल एस तब करना जब आपको कुछ भी चेंजेस नहीं है या नॉर्मल सेव करना है।
वरना आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज करना है, और ये टेस्ट के बदले मुझे लिखना है test_version 1, और मैं इसको सेव करता हूँ। इससे क्या होता है कि आप जब भी कोई मेजर चेंज करो, उससे पहले एक बार कंट्रोल एस कर लो, फिर उसके बाद वर्जन अप करके ही काम करो। तो क्या होता है कि आपका जो पुराना फाइल था वो तो एकदम सही सलामत सेव्ड है। आप नए फाइल पे जो भी चीज़ें करोगे अगर नहीं काम करता है तो आप पुराने फाइल में जाके हमेशा उसको रिट्रीव कर सकते हो, है ना सही चीज़। थर्ड आता है कि आप टेम्पलेट रेंडर यूज़ नहीं करते हो। मैं आपको बताता हूँ टेम्पलेट रेंडर कैसे यूज़ करना है। एक जियो लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बॉक्स लेता हूँ एंड मैं एक स्पीयर लेता हूँ, ठीक है, स्पीयर लिया मैंने। अब अगर मुझे इसको विजुअलाइज करना है तो ज़ाहिर सी बात है मैं इस पर ऐसे रेंडर प्रेस करूँगा, यानी कि जो व्यू है यहाँ पे, तो ये व्यू किया मैंने तो मुझे स्पीयर दिख रहा है। फिर बॉक्स प्रेस करूँगा तो उसे बॉक्स दिखेगा। बट दोनों अगर मुझे साथ में देखना है तो मैं देख नहीं सकता अनलेस मैं दोनों को ऐसे मर्ज करूँ, बट फिर भी मुझे दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरा स्पीयर कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर छुप गया। तो मैं इस मामले में क्या कर सकता हूँ, बहुत सिंपल सा चीज़ है। जैसे मैं स्पीयर विजुअलाइज कर रहा हूँ, राइट, एंड मुझे बॉक्स भी देखना है कि मेरा बॉक्स कितना बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू के बगल में सेकंड वाला ऑप्शन है टेम्पलेट, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो एक आउटलाइन आ गया, एक बॉक्स बन गया है जो कि मेरा बॉक्स का ही शेप था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा इसका शेप साइज़ इतना बड़ा है और उसके अंदर बीच में मेरा स्पीयर है, राइट। तो ये चीज़ बहुत काम आती है एंड आप इसको हमेशा यूज़ कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम आता है स्केल का। स्केल कोई भी सिमुलेशन में या कोई भी सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि स्केल ही आपको बताता है उसका एक्चुअल डेप्थ कितना होगा या हाइट कितनी होगी, साइज़ कितनी होगी। ये बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं ये मेजर गलती करते हैं कि उनका स्केल प्रॉपर नहीं होता। अब स्केल का मतलब क्या है कि आपका जो हुड्डी है ये मीटर पे काम करता है। आप जो एक ग्रिड देख रहे हो यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यानी कि ये 0 से 1 1 मीटर है, फिर ये 2 मीटर है, 3 मीटर है, 4 मीटर, 5 मीटर, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सेम चीज़ जेड में भी है, राइट, एंड माइनस में भी है, प्लस में भी है। तो ये स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझो कि जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये एक गाड़ी है। अब गाड़ी तो मेरी 1 मीटर की होगी नहीं, 1 मीटर से थोड़ी तो बड़ी होगी, जैसे समझो कि एटलीस्ट 3-4 मीटर की होगी, राइट। एंड मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब इस पे अगर आप सिमुलेशन करोगे तो जो भी आप आग लगा रहे हो या ब्लास्ट कर रहे हो या फ्रैक्चर कर रहे हो गाड़ी पे, तो ये प्रॉपर आपका स्केल की वजह से वो ह्यूजनेस दिखेगा, एक शॉट बड़ा लगेगा कि हाँ इस पे कुछ तो डेप्थ है। अगर आप इस पे ऐसा छोटा सा काम करोगे कि ये 1 मीटर पे सब कुछ काम कर रहा है और फिर आप सोचोगे कि यार इस पर डिटेल क्यों नहीं आ रहा है, इस पर डेप्थ क्यों नहीं आ रहा है, छोटा क्यों लग रहा है, तो ये इशू स्केल का है। एंड सेम चीज़ उल्टा भी होता है। हम बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं, उसका स्केल आपका कुछ 50 मीटर होता है, कुछ इस तरीके से 50 मीटर, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपका एक इंसान या आपका एक ट्री, छोटा सा ट्री। तो ये 50 मीटर पे आप सिमुलेशन करोगे तो ये कभी नहीं होगा, चाहे आपके पास 16 GB रैम हो, 64 GB रैम हो या 128 GB रैम हो, उस पर वो चीज़ वर्क करेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना हैवी हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपका स्केल प्रॉपर नहीं है। इसीलिए स्केल प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। आप रेफरेंसेस लो कि एक गाड़ी का स्केल कितना होता है मीटर्स में, एक इंसान का स्केल कितना होता है मीटर्स में, या आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो हमेशा क्रॉस चेक करो कि मीटर्स में उसका साइज़ कितना है। उस हिसाब से सिमुलेशन में भी, यानी कि हुडनी में भी उसको उतना ही रखो, फिर आप सिमुलेशन करो। तो आप देखना कि आपका जो वर्कफ्लो है वो कितना फास्ट होता है, आपका सिमुलेशन कितना फास्ट होता है, और आपको रिजल्ट भी काफ़ी एक्यूरेट और डिटेल्ड मिलेगा, राइट। यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉमी का, यहाँ पे मैं टॉमी लूँगा तो इसका स्केल ऑलमोस्ट 1 मीटर के हिसाब से, इसको मैं 1.5 करूँगा, तो आपका ह्यूमन जो साइज़ है वैसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं इसको कि हम ले सकते हैं, ठीक है। 1.5 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा इंसान होगा, बहुत लंबा हो जाता है ना। तो हम लोग ये टेस्ट ज्योमेट्री हमेशा यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ों का स्केल जानने के लिए, है ना। इसके बगल में आप अपना गाड़ी रख दो या कोई भी एलिमेंट रख दो जिस पे आपको एफेक्ट्स करना है या कुछ भी करना है, तो आप ये रेफरेंस पॉइंट यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है फाइल कैश। इसको हम लोग हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सही चीज़ है ये, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है ये एक छोटा सा नोट जिसका नाम है फाइल कैश। आप कोई भी एलिमेंट पे काम करो, जो आपने एक फ्रैक्चर कर लिया और आपका फ्रैक्चर खत्म हो गया, सीधा एक फाइल कैश लगा, उसको कैश कर दो। कैश करने का मतलब ये होता है कि आप इसको डिस्क पे सेव कर रहे हो, यानी कि अपने हार्ड डिस्क पे सेव कर रहे हो। क्योंकि अगर आप यहीं पे सब कुछ लोड करोगे, आपको शुरू में लगेगा कि अच्छा ठीक है इतना हैवी नहीं हो रहा है, इतना लोड नहीं ले रहा है, बट जब सारी चीज़ें ऐड ऑन होती जाएंगी, आप बड़ा बड़ा और काम करोगे। आपने पहला फ्रैक्चरिंग किया, फिर उस पर डेब्री डाला, स्मोक डाला, जब वो स्मोक तक पहुँचते पहुँचते आप इमेजिन करो
सब कुछ हुडनी यहीं पे कैलकुलेट करेगा, यानी कि आपके रैम पे कैलकुलेट करेगा। और आपका रैम अगर 16 GB 32 GB हुआ तो वो हमेशा क्रैश होगा, कभी काम नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। तो इस केस में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ करो, एक फाइल कैश लगाओ और उसको डिस्क पे सेव कर दो। यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप नाम दे दो प्रॉपरली, है ना, कि आपका हिप नेम क्या है, आपका फाइल कैश का नाम क्या है, और bgo.sc में रहेगा या तो vdb में रहेगा, जो भी फॉर्मेट में आपको सेव करना है। एंड आपका यहाँ पे सेव फ्रेम रेंज आएगा कि आपको रेंज कितना रखना है। लोड फ्रॉम डिस्क चालू रखो, ये एरर देगा, कोई बात नहीं, इसको आप सेव टू डिस्क करो। सेव टू डिस्क करते ही जितनी भी चीज़ें आपने ऊपर कनेक्ट की हुई है सबको जो डिस्क पे सेव हो जाएगा एंड लोड हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी सेव करके दिखाऊँ तो ये कैश हो रहा है अभी 240 फ्रेम, क्योंकि मेरे 240 फ्रेम है यहाँ पे, राइट। ये कैश हो गया, अब ये मेरे सिस्टम में सेव हो गया। अब समझो अगर मैं ऊपर का ये हटा भी दूँ, ये नोड मैंने हटा दी, फिर भी ये फाइल कैश से सेम चीज़ लोड हो रही है, क्योंकि उसने अभी डिस्क पे सेव कर दिया और ये डिस्क से कैलकुलेट हो रहा है। तो इसको आप हमेशा यूज़ करना। लास्ट में आता है हमेशा रेफरेंस ना लेना और एक्सपेरिमेंट नहीं करना। इस चीज़ पे मैं जितना दबाव डालूंगा उतना आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हुडनी एक इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, इन डेप्थ सॉफ्टवेयर है, कि आपको हमेशा बैठ के उस पर रिसर्च करना ही पड़ेगा। मेरा ये मानना है, जैसे मैंने सीखा या मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, जब तक आप डूबोगे नहीं हुडनी में, ठीक है, हुडनी एक कुआं है, वो आपको कुएं में धकेलता है, आपको कुएं में ही जाना पड़ेगा सीखने के लिए। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि सबसे पहले खुद प्रॉब्लम्स ढूंढो एंड उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ढूंढो, ऑनलाइन ढूंढो, फिर आपके फोरम्स पे ढूंढो, एंड वो 99% आप सॉल्व कर लोगे जब आप समझ जाओगे, क्योंकि बेसिक्स तो आपका क्लियर हो रहा है, उसके बाद आप समझ जाओगे, हो जाएगा। बट 99% आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा एंड आपको खुद से समझ में आएगा कि इशू क्या था। और एक और चीज़, अगर आपको हुडनी में सीखते वक्त प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो ट्रस्ट में आपको वो समझ में नहीं आ रहा। इट इज़ नेसेसरी कि आपको डाउट्स आए, आपको इश्यूज आए, नहीं आ रहे तो आप एक्सपेरिमेंट करो। वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट करो, अगर ये नहीं तो वो कैसे करूँ, अगर वैसे है तो इसको ऐसे कैसे कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें जब आप खुद से नहीं पूछोगे, आप डूबोगे नहीं, तब तक आपको हुडनी नहीं आएगा। डरो मत, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होंगी, आप एक बार एक चीज़ करोगे आपका काम करेगा, सेकेंड टाइम आपने कुछ छेड़ दिया तो वो आप पीछे जाओगे तो काम नहीं करेगा। ट्रस्ट में ये ऐसे ही होता है, सबके साथ यही होता है और यही पंगा है। तो उस पर आपको डरना नहीं है, आपको रिसर्च करना है, आपको देखना है कि वो गलत क्यों हुआ, सारी चीज़ें बैक ट्रैक करो, समझो, एंड उसके बाद पक्का आपको सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो। मैंने यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें डाली हुई है, अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक से लेके हैं। फिर भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको चाहिए तो अपकमिंग जो हमारा क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में सिखाते हैं, इन डेप्थ सिखाते हैं, प्रोडक्शन पाइपलाइन के हिसाब से सिखाते हैं। खुद से आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है, क्योंकि आपको खुद का समझ में आएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही करना, अगर आपको कोई शॉर्ट का काम आएगा या आपको कोई भी सीक्वेंस मिलेगा, राइट। टेंशन मत लो, इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो आपको सॉफ्टवेयर बहुत इजीली समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा वादा है। एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड ये जो भी बिगनर मिस्टेक्स थे अभी आप नहीं करेंगे और आप इसको अवॉइड करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एंड ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन है। मैं आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, शॉर्ट्स बनाऊंगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। तब तक के लिए सीखते रहिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए।